नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी के भीम स्टेडियम में 18 सितंबर से 21 सितंबर तक आयोजित करवाई गई 44वें ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट का सोमवार को समापन हो गया। इस मुकाबले में दिल्ली सेक्रेटेरिएट की टीम ने हरियाणा को हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। समापन समारोह में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पहुंचकर विजेता खिलाड़ी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कबड्डी हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है जो अब मैट पर खेले जाने लगा है। कबड्डी साहस और स्ट्रेंथ संयम का खेल है। ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में कबड्डी जैसे ताकत के खेलों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण परिवेश के इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिल सके। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल कबड्डी खेलों से खिलाड़ियों के प्रमोशन मिल रहा है। इससे युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। महिला कबड्डी की विजेता राजस्थान की टीम की कप्तान कृष्णा स्वामी ने बताया कि 3 दिनों तक खेली गई इस प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें बेहतरीन खेल दिखाने का अवसर मिला। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल राकेश ने बताया कि देश भर से जुटे कबड्डी खिलाड़ियों के इस महाकुंभ में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के बीच कबड्डी मुकाबले हुए। उन्हें अच्छा खेल दिखाने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि सिविल सर्विसेज खेलों के विजेता खिलाड़ियों को स्थानीय राज्य सरकारों व केंद्र सरकार द्वारा इंक्रीमेंट व प्रमोशन का भी प्रावधान है। सर, क्या नाम है, कहाँ से आप खेल रहे हैं सर? मेरा प्रदीप नरवाल नाम है। मैं इनकम टैक्स से खेल रहा हूँ, दिल्ली से। तो कैसी प्रतियोगिता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छी प्रतियोगिता है, हर साल होती है हमारी डिपार्टमेंट की। तो पूरे देश भर से आप लोग होते हैं? बिल्कुल। तो कैसा गेम मानते हो? कबड्डी के बारे में क्या कहेंगे नवोदित खिलाड़ी? ये तो आप भी देख सकते हो कबड्डी कहाँ तक पहुँच गई। अब पहले कहाँ तक थी, अब कहाँ तक पहुँच गई। बहुत ऊँचे तक गई कबड्डी में, बहुत खुशी हुई है। तो अब इनका कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन भी हो रहा है, खिलाड़ियों को ज़रा इस प्रकार की प्रथाएं, उससे खेल किस प्रकार आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि पहले मिट्टी में खेलते थे, अब मैट पे खेलने लगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी चल रही है। इनकम टैक्स दिल्ली डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे हैं और अभी मैच स्टार्ट हो रहे हैं। काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट है, बहुत सारी टीमों ने भाग लिया है, मतलब काफ़ी टीम आई हुई है। बहुत अच्छी टूर्नामेंट है, अकेली भारत सिविल सर्विस की ये टूर्नामेंट है। तो देश भर से खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिलेगा, क्या कहेंगे, कैसे कबड्डी को प्रोत्साहन मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा प्रोत्साहन और काफ़ी अच्छा भविष्य है कबड्डी में। और मतलब बहुत अच्छी टूर्नामेंट है, देखने के लिए भी बहुत अच्छी है। काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर आए हुए हैं। सर, हमें बहुत अच्छा लगा और फाइनल मैच में ऑफिशियल ने भी अच्छा खिलाया और हमारी टीम बहुत ही अच्छी थी। हमारी टीम में एकजुट होकर अच्छा खेला और सुमित्रा जो इंटरनेशनल प्लेयर है उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अच्छा डिफेंस था और अच्छे हमारे पास रेडर थे। सर, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमने यहाँ आकर अपने राज्य का नेतृत्व किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है। आगे से इससे भी अच्छी टीम आएगी हमारी। तो मैं मेरे राजस्थान की सभी जो फिजिकल टीचर या विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनको कहना चाहूँगी कि वो हमेशा खेले। तो पूरी ताकत लगती है। वैसे तो ज़्यादातर दुनिया के खेल हमारे खेलों की ही नकल करके बने हैं। अगर आप दूसरे गेम भी देखोगे, चाहे वो तीरंदाजी है, घुड़सवारी है, क्रिकेट है, ये सारे गेम हमारे वर्षों पहले इनका रूप अलग था, इन्होंने अलग रूप दे दिया। चाहे वो कॉमनवेल्थ हों या वर्ल्ड WHO के जितने भी ओलंपिक के गेम हैं, एशियाड के भी हैं, पर सही ताकत का गेम है वो तो ये कबड्डी है, कुश्ती है। परंतु इन ओलंपिक वालों ने पता नहीं क्या पैमाने कर दिए जिनमें ताकत भी नहीं लगती। इंडिविजुअल कुछ गेम ऐसे हैं वो बराबर का मेडल दे देते हैं। उस मेडल की भी इतनी ताकत और इस मेडल की भी इतनी ताकत है, वो कुश्ती का हो, बॉक्सिंग का हो। और अगर हकीकत देखोगे तो इनका ग्रेडेशन अलग अलग करना चाहिए, अलग अलग उसी पैमाने के हिसाब से वो मेडल की कीमत होनी चाहिए। और अगर कबड्डी की बात देखोगे तो आप देखते होगे ये जो
नेशनल कबड्डी है जी। इसमें न केवल ताकत का बल्कि एकता का प्रतीक भी है। कोई भी एक रेडर आएगा और उसको सारे मिलके कैसे रोक सकते हैं, ये एक एकता दिखाती है कि कोई भी एक बड़ा दुश्मन एकता के सामने नहीं टिक सकता। आपको नहीं लगता सर सरकार और खेल विभाग भी कबड्डी सरीखे खेलों के साथ आज से नहीं, शुरू से ही मैं तो मानता हूँ बहुत बड़ा भेदभाव है। अब समय आ गया, हमने धीरे धीरे इस कबड्डी और कुश्ती को ज़्यादा अहमियत देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी तो गेम यही थे। ये बाहर वाले तो सिर्फ दिमाग वाला गेम खेलते हैं, असली ताकत और एकता तो यही दर्शाती है। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के लिए विवाह शगुन राशि में किया इजाफा। यही उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों, अनुसूचित जाति व विधवा महिलाओं की बेटी की शादी में कन्यादान राशि को 71,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटी, अनुसूचित जाति विधवा महिलाओं के परिवार की बेटी की शादी में कन्यादान के तौर पर दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है, जो कि उक्त परिवारों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। चूँकि ऐसे वक्त पर आर्थिक मदद मिलने से पात्र परिवार को राहत मिलनी तय है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति के परिवारों व विधवा महिलाओं को कन्यादान के तौर पर 71,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा टपरीवाद समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़कियों की शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66,000 रुपये की राशि शादी के अवसर पर तथा 5,000 रुपये की राशि शादी की रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत दी जाएगी। उनकी लड़कियों की शादी में 51,000 रुपये और 11,000 रुपये राशि दी जाती थी, जो कि सरकार ने अब बढ़ाकर 51,000 की राशि 71,000 रुपये कर दी है और जनरल और बीसी के लिए 31,000 रुपये कर दी, जो कि पहले 11,000 रुपये। इसके अलावा सर कोई और योजना है जी? इसके अलावा सर इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, जिसमें ऐसा बीपीएल परिवार है जिसका मकान की अवस्था खराब हालत में है और जिसके लिए मरम्मत की आवश्यकता है, उसको 50,000 रुपये की मरम्मत की राशि दी जाती थी, जो कि उसको भी बढ़ा के सरकार ने 80,000 रुपये कर दिया गया है। पहले सिर्फ ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों को ही लाभ दिया जाता था इस स्कीम के तहत। अब सामान्य और पिछड़ा वर्ग, जिसमें कि सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत लाभ दिया। सर पहले जी आपके विभाग के द्वारा तो विधवा महिलाओं को, कन्याओं को सिलाई मशीन दी जा रही थी, तो सर अब काफ़ी समय हो गया। ऐसा है जी, जैसे कि आपको पता है कोरोना महामारी के कारण कुछ भी कार्य तकरीबन बंद पड़े हुए हैं, जिस कारण कोरोना की वजह से सिलाई सेंटर सुचारू रूप से न चल पाने के कारण इस वर्ष पिछले वर्ष कोर्स नहीं हो सका, जिस कारण जो लड़कियां हैं, जरूरतमंद लड़कियां, किसान भाइयों की कृषि व्यवसाय के साथ साथ मत्स्य पालन में भी होगी आय में वृद्धि। यह कहना है भिवानी के मत्स्य अधिकारी सिकंदर सिंह सांगवान का। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मत्स्य पालन करने वाले किसानों को सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। यह जानकारी उन्होंने विभाग अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दी। अधिकारियों को निर्देश देते हुए मछली विभाग अधिकारी सिकंदर सिंह सांगवान ने कहा कि पिछले 3 वर्ष में जो फार्म बनाए गए, कितनी सब्सिडी प्रदान की है, उसका अगले 10 दिनों में जवाब दिया जाए। इसी प्रकार पिछले 3-4 साल से जो यूनिट स्थापित किए गए हैं, उन यूनिटों में से कितने चल रहे हैं व कितने बंद हैं और जो बंद हो गए हैं उनका कारण क्या रहा है, रिपोर्ट भी देने को कहा गया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि मत्स्य पालन पर अच्छा काम करेंगे और समय पर लक्ष्य को हासिल करेंगे तो विभाग की तरफ से उन्हें प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि किसान भाई कृषि के साथ साथ मछली पालन करके दोहरा लाभ कमा सकते हैं, जिसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, तो उसको हम इसमें खारे पानी में जिला भिवानी में ज़्यादा संभावना है कल्चर करवाने के लिए। अभी हमारे 40 से 45 यूनिट शिवानी, बहल, तोसाम में खारे पानी के यूनिटें वर्किंग में हैं और दिनांक 16/9/2021 को माननीय मंत्री श्री JP दलाल की अध्यक्षता में निर्देश प्राप्त हुए थे। कहा था कि
अलग अलग सभी जिला के अधिकारियों को टारगेट श्रिम्प कल्चर के सैलाइन वाटर को कवर करने के लिए अलाट किए गए थे। तो हमारे यहाँ भिवानी के लिए 300 यूनिट नई बनाने के संबंध में माननीय मंत्री जी श्री JP दलाल द्वारा अलाट किए गए हैं। वहाँ अध्यक्ष मीटिंग के दौरान कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। सोमवार को दिनोद निवासी नंबरदार धर्मवीर हालवास के निकट उस समय दुर्घटना का शिकार हो गया जब उसकी गाड़ी को अज्ञात वाहन के द्वारा ओवरटेक किया जा रहा था। घायल धर्मवीर को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। भिवानी के गांव हालवास के निकट ओवरटेक करते समय सड़क दुर्घटना में दिनोद गांव के नंबरदार धर्मवीर की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार धर्मवीर और उसका दोस्त अवतार जब ब्रेजा गाड़ी हालवास के निकट पहुंचा तो उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें अवतार और धर्मवीर घायल हो गए। घायलों को तुरंत सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान धर्मवीर की मौत हो गई और अवतार का इलाज चल रहा है। जांच अधिकारी सुमित ने बताया कि अवतार के बयान के आधार पर CRPC की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गाँव दिनोद से और धर्मवीर उर्फ मन्नू नंबरदार, ये भी दिनोद का नंबरदार था, ये माणकावास गए थे, इनकी गाड़ी थी ब्रेजा, और वापसी में रात को 9 बजे के आसपास हलवास के पास पहुंचे तो गाड़ी ने ओवरटेक किया इनके साथ। वो गाड़ी नंबर है HR 16 के 8648, और उस एक्सीडेंट के कारण दोनों इंजर्ड हो गए और सिविल हॉस्पिटल भिवानी आए, जहाँ दौरान इलाज धर्मवीर उर्फ मन्नू नंबरदार की मौत हो गई और अवतार की इलाज चल रहा है। यहाँ पे बयान अवतार के बयान के ऊपर FIR लॉज हुई है और 174 की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना महामारी के कारण लंबे अंतराल के बाद पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक की कक्षाएं सोमवार को सभी स्कूलों में प्रारंभ हो गई। इस बारे में भिवानी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला इंचार्ज विनोद शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए व अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही केवल 50% विद्यार्थियों को अनुमति प्रदान की जा रही है। इस बारे में राजकीय प्राथमिक पाठशाला के प्रभारी विनोद शर्मा ने बताया कि लंबे समय के बाद सरकार के आदेशानुसार कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों की विद्यालय में आने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि अभिभावकों की लिखित अनुमति लेकर ही 50% बच्चों को विद्यालय में बुलाया जा रहा है। वहीं सभी सावधानियां भी बरती जा रही हैं। स्कूल का प्रबंध बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले 4th और 5th की क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं और आज 1 to 3rd क्लासेस रेगुलर चालू हो गई हैं। उससे क्या है कि भाई हाजिरी हमारी 50% से ऊपर है और स्कूल में खुशी का माहौल है। सभी बच्चे भी खुश हैं, टीचर्स भी खुश हैं। एक अच्छा जो है आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है कि हमारे पहली से 5वीं तक की सारी क्लासें रेगुलर हो। कोविड-19 के देखते हुए जो है स्कूल को हमने टाइमली सैनिटाइज करवा दिया था, पहले भी करवा दिया था और आज दोबारा करवा दिया ताकि भाई बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, हम टेम्परेचर नापते हैं, जैसे ही बच्चे आते हैं तो सुबह, और टेम्परेचर के हिसाब से अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको उनके घर भेज दिया। पुरानी देवसर चुंगी के निकट रेलवे फाटक के दोनों ओर उस समय वाहनों की लंबी कतारें लग गई जब एक अज्ञात वाहन ने रेलवे फाटक को टक्कर मार दी। रेलवे विभाग कर्मचारियों की मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे बाद रेलवे फाटक को ठीक संचालन हो सका, तब जाकर वाहनों को आना जाना। सोमवार को भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा से संबंधित AIUTUC की जिला कमेटी द्वारा व भयंकर महंगाई से पीड़ित मजदूरों के द्वारा बीते 3 दिनों से हरियाणा सरकार के खिलाफ कर्मिक धरना दिया जा रहा है। इस बारे में कोषाध्यक्ष राजकुमार जांगड़ा ने बताया कि सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानून मजदूरों के खिलाफ हैं और इन्हें तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। यूनियन के कोषाध्यक्ष राजकुमार जांगड़ा ने बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कोरोना के दौरान मजदूर अधिकारों को समाप्त करने के संघर्षों से हासिल किए गए श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा देने वाले 44 कानूनों को हटाकर 4 लेबर कोड बना दिए, जिससे मजदूरों के लिए जो पहले के कानून में सामाजिक सुरक्षा थी वो समाप्त हो जाएगी। इन लेबर कोड से काम करने का समय 8 घंटे के बजाय 12 घंटे हो जाएगा। मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार समाप्त होगा, वहीं साथ ही विरोध करने का अधिकार भी लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि कार्यवाही प्रक्रिया पूरे हरियाणा में एक समान की जाए तथा मजदूर अपने हितों की लड़ाई के लिए 3 दिवसीय कर्मिक धरना भिवानी दादरी जिला कमेटी के द्वारा भवन निर्माण कारीगर मजदूर बोर्ड के जिला कार्यालय पर 20, 21, 22 सितंबर को दे रहे हैं तथा सरकार से मांग है कि लॉकडाउन में काम के नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे व पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाए।
पहले भी कई मीटिंगें कर चुके हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। भाई हमने मांग की थी 10। मेरा नाम अनीता है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए भवन निर्माण मजदूर संगठन की तरफ से, जैसे कि हमने पहले भी मीटिंग की है, धरना भी दिया है, इकट्ठे हुए हैं, कई बार हम इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करी सरकार। तो हम यही कह रहे भाई, हमने 10,000 रुपये की मांग की थी और जो ये बढ़ती महंगाई है इसके ऊपर भी रोक लगाई थी, तो कोई सुनवाई नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जो 10,000 रुपये लॉकडाउन के हमने मांगे थे, ये हमें 30 दिन के अंदर सरकार मुहैया करवाए और हमारे जो इतलाब हैं उनको अच्छी तरह से लागू करे, ताकि मजदूर को। सोमवार को खबर लिखे जाने तक विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार कोविड महामारी का एक नया केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या एक बार फिर से 2 हो गई है। वहीं उनका कहना है कि जिले में संक्रमित 22,407 मरीजों में से 21,751 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि सोमवार को एक नया केस मिलने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या एक बार फिर से 2 हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि दोनों ही केस ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। उन्होंने बताया कि जिले में सैंपल लेने व वैक्सीनेशन लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थापित किए गए 151 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हजारों की संख्या में टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।